चंद्रिका यादव प्रायगिरी नदी तंत्र में बात की पूछी है। प्रायगिरी नदी तंत्र, प्रायगिरी नदी तंत्र में हम लोग नर्मदा शायद किए थे। और अगला लिखो ताप्ती। ताप्ती, देखिए ताप्ती और तापी एक के बाद है, नहीं तो हम लोग अलग अलग तरीके बन जाए। ताप्ती, हाँ एक देखो देखो ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में बहने वाली, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है, जिसका उद्गम स्रोत, जिसका उद्गम स्रोत जिसका उद्गम स्रोत मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के, मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के निकट की पहाड़ियाँ, बैतूल जिले की निकट की पहाड़ियाँ हैं। इसकी सहायक नदी का नाम पूर्णा है। पूर्णा, इसकी सहायक नदी का नाम पूर्णा है। यह सूरत के आगे खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। यह सूरत के आगे खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। खंभात की खाड़ी, लेकिन खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। अगली नदी लिखो, छोटी छोटी नदियाँ की लाइन। माही नदी, माही, माही नदी, माही के बारे में लिख लो थोड़ा सा। तो यह विंध्याचल पर्वत के पश्चिमी भाग में मेहद झील से निकलती है। मेहद झील से निकलती है। मेहद, मेहद झील से निकलती है। विंध्याचल पर्वत के पश्चिमी भाग में मेहद झील से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात से बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है, जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात से बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगली नदी है साबरमती नदी। साबरमती, साबरमती नदी, साबरमती का नाम तो आप लोग सुने होंगे। महात्मा गांधी से जो है जुड़ी हुई नदी है। उनका आश्रम था इसी नदी के तट के वक्त था, ठीक है। तो इसका नाम हमेशा लोग सुनेंगे उनके में। ये राजस्थान के उदयपुर जिले में, उदयपुर जिले में अरावली श्रेणी से निकलती है। अरावली श्रेणी से निकलती है। राजस्थान एवं गुजरात में बसते हुए हटो यहाँ से, सभी लोग जो बिना क्लास वाले हटो यहाँ पे, हटो यहाँ तुरंत। बिना क्लास वाले एक लोग भी नहीं सीखो, चलो। क्यों? हाँ, यह राजस्थान एवं गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। यहाँ से खंभात की खाड़ी में बोलूँ तो अपनी अरब सागर का एक छोटा सा क्षेत्र है,
खंबात की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। एक तक इसमें और जोड़ू, बिल्कुल गांधीनगर या राजस्थान एवं गुजरात से प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। बिल्कुल गांधीनगर एवं अहमदाबाद इसी नदी के तट पर अवस्थित शहर हैं। गांधीनगर और अहमदाबाद इसी नदी के तट पर अवस्थित शहर हैं। एक नदी और लिखो, लूनी नदी। लूनी नदी वो कौन नदी है? राजस्थान की, और स्थलीय भागों में प्रवाहित होती है। तो इसमें केवल जो जल होता है मानसून के काल में ही थोड़ा बहुत दिखाई देता है, बाकी समय रहती है सूखी। तो लिखो यह नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में, यह नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित नाग पहाड़ी से निकलती है। यह अजमेर के पश्चिम में नाग पहाड़ी से निकलती है। नाग पहाड़ी अरावली की एक श्रेणी का नाम है। ठीक है, नाग पहाड़ी से निकलती है तथा कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। क्या कच्छ क्या? कच्छ के रण, कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। देखो, इस नदी में केवल मानसून के समय ही जल प्रवाह होता है। शेष समय यह सूखी रहती है। शेष समय यह सूखी रहती है। एक तथ्य उसी में जोड़ दूं, देखो लूनी नदी आंतरिक अपवाह तंत्र का उदाहरण है। आंतरिक अपवाह तंत्र का उदाहरण है। देखिए, कुछ नदियां ऐसी हैं कुछ ऐसी नदियां हैं कि जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला से निकलती हैं, और यानी ये आपकी पश्चिमी घाट पर्वतमाला है, मान लीजिए। ठीक है, वेस्टर्न घाट लिख दीजिए, पश्चिमी घाट पर्वतमाला। कुछ नदियाँ ऐसी हैं, बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं, 10, 20, 50, 50, 60 किलोमीटर की, लेकिन वो कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण यूपीएससी में कई बार इस नदियों से पूछे गए हैं। लेकिन जो पश्चिमी घाट में निकलती हैं और इन क्षेत्रों में जैसे प्रभावित होकर अरब सागर में अपना मुकाम बनाते हैं। 4-5 नदियाँ जो हैं जो एक लाइन 2-2 लाइन के बारे में करती है, तो आपको लिख लीजिए। वैसे हम चाहते थे तो होमवर्क के रूप में आप लोग को दे देते, लेकिन आपको लिखेंगे है नहीं, तो लिखेंगे तो थोड़ा महत्वपूर्ण पार्ट छूट जाएगा, इसलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। लिखिए, यही पे थोड़ा मेनू बना लीजिए। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पैराग्राफ दे दीजिए। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कई छोटी नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। जिनमें प्रमुख नदियों का विवरण निम्नलिखित है। जिनमें प्रमुख नदियों का विवरण निम्नलिखित है। जिनमें प्रमुख नदियों का विवरण निम्नलिखित है। पहली नदी लिखी
सतरंजी, सतरंजी, सतरंजी नदी। सतरंजी नदी के सामने फटाफट लिखिए। देखिए यहाँ गुजरात के अमरेली जिले के, या गुजरात के अमरेली जिले के, गुजरात के अमरेली जिले के तलकहवा से, अमरेली जिला है और स्थान का नाम है तलकहवा, तलकहवा से निकलती है, तलकहवा से निकलती है तथा तथा भावनगर जिला में बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। भावनगर जिला में बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। लिखो, क्यों नहीं लिखती हो? भूल गया तो अब ना छूटे, अब लिख लो, बाकी इतना छूटा उतना किसी लेते लिख लेना लास्ट में। ठीक है, पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो नदियाँ हैं जो अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं, उन्हें हम लिख रहे हैं। दूसरी नदी लिखो भादर, भादर। पूरा हो गया? बात की खाली गिरती है, मुझे बोले हो गया, कैसे बोलते हैं आप? दूसरी नदी लिखो भादर। ये सब है बहुत छोटी छोटी नदियाँ, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। भादर नहीं, भादर। देखो यह गुजरात में राजकोट जिले से निकलती है, या गुजरात में राजकोट जिले से निकलती है तथा पोरबंदर में प्रवाहित होते हुए, पोरबंदर में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में मुहाना बनाती है तथा अरब सागर में मुहाना बनाती। मुहाना मतलब जहाँ विलीन हो जाए। अगली नदी का नाम है बैतरड़ा, बैतरड़ा। बैतरड़ा, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन वाली स्थिति हो सकती है। जब हम लोग उड़ीसा में महानदी के नाम से पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने एक लाइन लिखवाया था कि ब्राह्मणी एवं बैतरणी, ये दो नदियाँ उड़ीसा में प्रवाहित होती हैं। तो बैतरणी और ये बैतरड़ा, इतने अंतर है, खाली मात्रा का एक अंतर है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। कई नदियों का नाम जो है थोड़ा सा अंतर आपको दिखेगा, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए इस नदी के बारे में, देखिए इसका उद्गम स्रोत महाराष्ट्र में नासिक जिले की त्रयंबक पहाड़ियाँ हैं। इसका उद्गम स्रोत महाराष्ट्र में नासिक जिले की त्रयंबक पहाड़ियाँ हैं। त्रयंबक पहाड़ियाँ, यहीं से आपकी वो भी निकलती है, गोदावरी नदी। त्रयंबक पहाड़ियाँ हैं या महाराष्ट्र में बलसाड़ के निकट अरब सागर में मिलती है। या महाराष्ट्र में बलसाड़ के निकट अरब सागर में मिलती है। तो 20 नदी बताएंगे। एक है काली नदी, काली नदी। देखिए कर्नाटक के बेलगांव से निकलती है। कर्नाटक के बेलगांव से निकलती है तथा कारवार की खाड़ी
ये अरब सागर में है, अरब सागर। जहाँ कारवार की खाड़ी लिखेंगे वहाँ लिख दीजिएगा अरब सागर में। कारवार की खाड़ी अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, तो कई बार यही पर पूछा गया है कारवार की खाड़ी कहाँ पे है। खंभात की खाड़ी, कारवार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, तो आप देख ही रहे हैं ना। एक नदी का नाम है शरावती नदी। शरावती नदी देखिए, यह कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है। भारत का प्रसिद्ध जोग जलप्रपात, भारत का प्रसिद्ध जोग जलप्रपात, भारत का प्रसिद्ध जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात, किसी को गरसोप्पा भी बोलते हैं। जोग जलप्रपात निकट में गरसोप्पा इसी नदी के मार्ग में अवस्थित है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात इसी नदी के मार्ग में अवस्थित है। तब हम लोग ये इसके बारे में प्रश्न काम कर रहे थे, लिखा था ना गरसोप्पा, ठीक है, इसलिए वहाँ जोग जलप्रपात नहीं लिखा था, केवल गरसोप्पा लिखा था। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। इसमें मतलब वो ऑप्शन गलत था, तीसरा वाला, तीसरा था कि दूसरे में था, तीसरा था, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि गरसोप्पा नदी पे नहीं है, शरावती नदी पे। अगला लिखिए भरतपूछा नदी। भरतपूछा, 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 छा रहेगा, पूजा नहीं लिखिएगा, भरतपूजा लिखिए। लेकिन यह केरल की सबसे बड़ी नदी है। यह केरल की सबसे बड़ी नदी है। इसे पोन्नानी उपनाम से भी जाना जाता है। पोन्नानी उपनाम से भी जाना जाता है। पोन्नानी उपनाम से जाना जाता है। इसी नदी में जो जवाहरलाल नेहरू नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है वो इसी नदी में होती है। पोन्नानी नदी उसी को जो है प्रत्येक वर्ष नौका दौड़ प्रतियोगिता उसी में आयोजित किया जाता है। तो क्या लिखे, पोन्नानी के उपनाम से भी जाना जाता है। देखो, यह अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। यह अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। इन सब की चर्चा हम लोग जब भारत एक परिचय पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इसकी चर्चा नहीं होगी। हम होगा, लेकिन हम लोग रिवीजन करेंगे नहीं, हम क्या करें, हैं? बाल भी तो नहीं, कुछ नहीं, अपना हैं, बाल भी उतने गिने चुने बच्चे हैं, उसमें क्या मुझे फिर नाम सुन के चौंके चौंका मत कीजिए। तो जिस पढ़ाया है उसको रिवीजन जरूर किया करेंगे, तो फिर आगे आने वाली चीज़ें कम समझ में आएंगे। नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं समझ आएंगे, तो कम समझ में आएंगे। फिर कहाँ से निकलते हैं, अन्नामलाई, आगे से मिलती है। और पोन्नानी नामक स्थान पर अरब सागर में मिलती है। कोई जो उपनाम है ये पोन्नानी नामक स्थान पर अरब सागर में मिलती है। अगली नदी लिखिए पेरियार। पेरियार, पेरियार, पेरियार
भारत में एक बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं, महापुरुष रहे हैं। कितने लोग जानते हैं इनके बारे में? जैसे उत्तर भारत में या ऐसे क्षेत्रों में अपने यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लिया जाता है कि शोषित वंचित तबकों के लिए उन्होंने उनके उत्थान के लिए तमाम प्रयास किए। इसी तरीके से पेरियार का नाम भी दक्षिण भारत में लिया जाता है, उन्हीं के समकक्ष में लिया जाता है। कितने लोग सुने इनका नाम है? इनकी जयंती उनकी मनाई जाती है, इनकी भी अपने यहाँ भी और जो है इसके बारे में जरूर पढ़िएगा आप लोग, जरूर इतिहास वगैरह पढ़ें। ठीक है, पूछा भी जाता है पढ़िए तो उन्हीं के नाम पे नदी का नाम ये पता नहीं उनका नाम नदी के नाम पे था कि नदी का नाम उनके नाम पे, ये अलग विषय है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात आगे भी मैंने बता दी। आगे को देखो, यह केरल की सबसे लंबी नदी है। यह केरल की सबसे लंबी नदी है तथा दूसरी सबसे बड़ी नदी है, तथा दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह भी अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलकर देवनाथ झील के पास वेवनाथ झील के पास अरब सागर में गिरती है। देवनाथ झील के पास अरब सागर में गिरती है। यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत उषा नदी जब मैंने लिखवाया है तो उसमें लिखा है कि केरल की सबसे बड़ी नदी। ठीक है, बड़ी नदी। दूसरी बात है, बड़ी नदी का मतलब हो गया कि जल की मात्रा के आधार से बड़ी नदी का नाम दिया जाता है कि जल की मात्रा उस नदी में कितनी है। और दूसरा बड़ी नदी कहा जाता है जिसकी लंबाई ज़्यादा हो। तो जो सबसे लंबाई के मामले में केरल की सबसे बड़ी नदी है, तो लंबाई के मामले में पेरियार नदी सबसे बड़ी नदी है। और बड़ी नदी यानी आयतन के मामले में सबसे बड़ी नदी है भरतपूषा। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, तो मैंने दोनों वहाँ से लिखवा दिए हैं आपको, हमने किया दोनों भगवान बड़ी बड़ी बता दीजिए। एक लंबी के संदर्भ में बड़ी है, इसलिए मैंने उसमें एक बात जोड़ दिया है कि यह केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। बड़ी नदी का मतलब आयतन की दृष्टि से। और अगर लंबाई की बात है तो सीधा लंबाई लिखा जाता है कि लंबाई में इस नंबर की या दूसरे नंबर की या पहले नंबर की नदी है। समझ गए? भरतपूषा सबसे बड़ी नदी है, जल की मात्रा उसमें सबसे ज़्यादा केरल में पाई जाती है। और पेरियार जो नदी है लंबी नदी है। समझिए, आगे लिखो। पंबा नदी, पंबा, हाँ, पंबा। बस मुश्किल से एक दो नदी बची है, परेशान ना हुई, बोर हो रहे होंगे आप लोग ना, तो कितना नदी नदी नदी। ठीक है, क्या करेंगे, नदी इतना पड़ेगी, पूछी जाएंगी सारी नदियाँ जो बताया जा रहा है सब आपको आगे निकट भविष्य में आने वाले कोई भी एग्जाम होगा, जितना अपवाद हम लोगों ने पढ़ लिया है, बिना एक प्रश्न आए कोई भी एग्जाम निकलेगा नहीं जाने। न्यूनतम एक प्रश्न तो आना ही आना है इतने सारे तथ्यों को पढ़ने के बाद। यानी आपका अगर आप पूरा अपवाद का चैप्टर पढ़ ले तो यानी आप जो है एक प्रश्न हर एग्जाम में आगे बढ़ गए सभी लोगों से। एक प्रश्न जानते हैं, एक प्रश्न आपको कम से कम 10,000 लोगों से आगे करता है। ठीक है, अगर एक प्रश्न आपने कोई ऐसा सही कर दिया जो किसी ने नहीं सही कर दिया तो यानी कि आपको 50,000 लोगों से आगे कर देगा। और एक प्रश्न अगर आपने ऐसा गलत कर दिया जो किसी ने नहीं गलत किया है, यानी दूसरा पूछे भारत की राजधानी कहाँ है, कोलकाता मार के आ गई। ठीक है, तो वो आपको कम से कम 1 लाख लोगों से पीछे घेर देगा, समझ लीजिएगा। लेकिन एक प्रश्न की कीमत तो वही लोग जानते हैं जिनका एक प्रश्न, एक नंबर 2 नंबर से नौकरी नहीं मिल पाती। ठीक है, तो एक प्रश्न की कीमत होती है। समझिए, इसलिए सिलेबस यही लिखा था कि सिलेबस आप देख के तभी आगे का अध्ययन कीजिए। क्योंकि जब आप सिलेबस देख रहेंगे तो हर टॉपिक की आपकी पकड़ होगी, हर टॉपिक को आपने पढ़ा होगा, यानी सब तक आपकी पहुँच रही होगी। और सब पढ़े रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि सभी से पढ़ना आएंगे तो आप
इसमें साफ कर दे जाएंगे। आगे लिखिए पंबा। देखिए अन्नामलाई की कहानी से निकलकर अन्नामलाई की कहानी से निकलकर देवनाथ झील में अपना मुहाना बनाती है। ये प्रश्न बन चुका है। देवनाथ झील में अपना मुहाना बनाती है। बस इतनी नदियों का नाम आपको जरूर याद रखिएगा। कुछ ऐसी नदियां हैं 4-5 अगर आप वो देख लेंगे जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बहुत छोटी छोटी नदियां हैं, पश्चिमी घाट से नहीं निकलती, मैदानी प्रदेशों से या मध्य कुछ भूमि जो है उसी से निकल देती हैं। छोटी छोटी नदियां हैं जैसे ब्राह्मणी, बैतरणी, पेन्नार, बैगई, ये सब बहुत छोटी छोटी नदियां हैं। तो आप लोग देख लें तो छोड़ देने से लिखवा दें। मैं जानता ये था कि आप लोग यही करेंगे लिखवाए थे कौन वापस कहने रहेगा तो लिखवाए नहीं तो हो गया। आप लोग मन आपका नहीं था, हम लोग होता नहीं लिखवा रहे थे कि आप लोग कहते कि हम ना लिखो, हम ना लिखवाएं। ठीक है तो लिख लो। लिख लो प्राचीन भारत में कुछ छोटी नदियां ऐसी हैं जो पूर्व की ओर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। जो कि पूर्व की ओर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। पहली नदी इसमें लिखो स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा देखो कल अभी आप पेपर साफ किए हैं तो स्वर्ण रेखा नदी के बारे में कुछ था। स्वर्ण रेखा नदी स्वर्ण रेखा नदी के बारे में लिखो। तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। झारखंड के रांची एवं सिंहभूम जिलों से प्रवाहित होते हुए झारखंड के रांची एवं सिंहभूम जिलों से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। रांची एवं सिंहभूम, रांची एवं सिंहभूम जिलों से प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगली नदी बैतरणी। बैतरणी बैतरणी वो बैतरणी थी, बैतरणी देखो उड़ीसा की कोयंझर पहाड़ियों से निकलकर कोयंझर पहाड़ियों से निकलकर कोयंझर पहाड़ियों से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसी में आगे बढ़ा लो। देखो राउरकेला। राउरकेला कहाँ है? सऊदी मुझे ले रहे हो तुम क्या हमारे। राउरकेला फेमस है भारत में, पाक संयंत्र भारत का वहाँ पे कहाँ है? भारत वर्ष से कुछ परिचित नहीं है आपको क्या? राउरकेला पश्चिम बंगाल में नहीं, उड़ीसा में। यहाँ
जर्मनी के सहयोग से भारत का एक इस्पात कारखाना लगाया गया था, दूसरी या तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, जैसे ध्यान न करेंगे सारे स्थानों के नाम आपसे हमेशा पूछे जाएंगे। तो देखो राउरकेला ब्रैकेट में लिखो उड़ीसा, यहाँ पर पश्चिम बंगाल मान के चलोगे। राउरकेला ब्रैकेट में उड़ीसा के पास दक्षिणी कोयल एवं शंख नदियां, राउरकेला के पास दक्षिणी कोयल एवं शंख नदियां, इसी में लिखना है दक्षिणी कोयल एवं शंख नदियां, शंख नदियां इसमें आकर मिलती हैं। इसके बाद इसे ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसे ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसे ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बन रहा है आप लोगों से, न चाहिए भी पूछना पड़ेगा। उत्तरी कोयल एक नदी थी, एक दक्षिणी कोयल। तो दक्षिणी कोयल तो किसकी सहायक हो गई? वैतरणी की। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी? तो पढ़ाया गया था, पीछे का नोट पढ़ेंगे तो गंगा नदी तक पढ़ रहे थे, उसमें सोन नदी की सहायक नदी उत्तरी कोयल। समझिए, लेकिन मर जाओगे ध्यान ही नहीं दोगे। मिला? यस सर। हाँ, तो इसी तरह कंफ्यूजन वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। वो उत्तरी कोयल किसी दूसरे की सहायक है, दक्षिणी कोयल किसी दूसरे नदी की सहायक नदी है। इसी में एक तक और आगे लिख लो। देखो ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी, व्हेलर द्वीप, हाँ व्हेलर द्वीप, द्वीप किस लिए फेमस है ये भी प्रश्न बनेगा। व्हेलर द्वीप उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस द्वीप का नाम अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर पड़ गया है। समझिए, पहले इसका नाम जो नामकरण किया गया है भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर व्हेलर द्वीप का नाम कलाम द्वीप रखा गया है। ठीक है, तो ये सब तथ्य जो है इस जगह पढ़ेंगे तो आपकी चर्चा में आएंगे। और यही पे भारत का क्या है, प्रमाण परीक्षण तो नहीं रहा। हाँ, यहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है यहीं पे अवस्थित है, व्हेलर द्वीप के पास है ये लोग। ठीक है, जैसे तथ्य आप लोग जोड़ के आप लोग इसे याद करिए। अगले नदी देखो, हाँ लास्ट दूसरी लास्ट देखो पेन्नर नदी, पेन्नर, पेन्नर देखो कर्नाटक के नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है। कर्नाटक के नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है। कर्नाटक के नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है। देखो नंदीदुर्ग, नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है। आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक नदी है पलार, पलार
इसके बारे में एक लाइन में लिखो। तो इसका उद्गम कर्नाटक का कोलार जिला है। इसका उद्गम कर्नाटक का कोलार जिला है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले से बहती हुई, यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले से बहती हुई तमिलनाडु के अरकाट जिले में पहुंचती है। चित्तूर जिले से बहती हुई आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले से बहती हुई तमिलनाडु के अरकाट जिले में पहुंचती है। तमिलनाडु के अरकाट जिले में पहुंचती है। इसके पश्चात बंगाल की खाड़ी में इसके पश्चात बंगाल की खाड़ी में, हाँ, बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है या गिरती है। कोयनी एवं चेयार, कोयनी एवं चेयार, कोयनी एवं चेयार इसकी सहायक नदियाँ, कोयनी एवं चेयार इसकी सहायक नदियाँ। एक भैया लास्ट में लिख लो बस, बैगई, बैगई या बैगाई लिखो, बैगाई। ये सब तमिलनाडु की महत्वपूर्ण नदियाँ। बैगाई, तो बैगाई पढ़ेंगे आप लोग, बैगाई पढ़ लेंगे, फिर से लिखने का बैगाई लिखो। यहाँ तमिलनाडु के मदुरई जिले में स्थित, या तमिलनाडु के मदुरई जिले में स्थित वर्षा नदी की पहाड़ी से निकलती है। वर्षा नदी पहाड़ी से निकलती है। वर्षा नदी, वर्षा नदी की पहाड़ी से निकलती है। वर्षा नदी की पहाड़ी से निकलती है। मदुरई तथा रामनाथपुरम शहरों से प्रवाहित होते हुए, मदुरई तथा रामनाथपुरम, मदुरई तथा रामनाथपुरम जिलों से प्रवाहित होते हुए, जिलों मतलब कुछ शहरों, रामनाथपुरम शहरों से प्रवाहित होते हुए पाक की खाड़ी में गिरती है। पाक की खाड़ी में गिरती है। पाक की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अभी आपकी नदियाँ सभी हो गई पूरी। प्रायद्वीप की नदियाँ हो गई। गंगा नदी तंत्र में जो तीनों नदी तंत्र हैं, गंगा तंत्र, सिंधु तंत्र और ब्रह्मपुत्र तंत्र, ये तीनों तंत्र हो गई नदियाँ। अब आपको एक जो प्रश्न आपके मेंस में पूछा जाता है और प्री में भी कई बार उसे काट के प्रश्न बना दिए जाते हैं। वो प्रश्न आपका रहता है कि गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सॉरी गंगा नदी तंत्र या गंगा तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र एवं हिमालयी नदियाँ, इनमें अंतर क्या क्या है? ये प्रश्न आपको मेंस में हर दूसरे तीसरे साल मिलेगा। मेंस में मिलेगा और प्री में भी कई फैक्चुअल ऐसी बातें बताई जाएंगी आपको, तो प्री के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप लिख लीजिए, अंतर बस समाप्त हो जाए तो आप आज अंतर खत्म हो जाए तो सबसे बड़ी बात लिखिए। हिमालयी नदियों एवं प्रायद्वीपीय नदियों में, प्रायद्वीपीय नदियों में
लंबाई, उद्गम स्रोत, संरचना, जल की उपलब्धता इत्यादि आधारों पर जल की उपलब्धता इत्यादि आधारों पर कई अंतर हैं, जिसका विवरण निम्नलिखित है। जिसका विवरण निम्नलिखित है। वैसे बीचों बीच में एक तरफ लिख दो, हिमालयी नदियां, और इधर लिख दो प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, वैसे 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके पूरा सबका कम से कम 8-10 अंतर लिखवाएंगे। ठीक है, तुरंत आंसर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि प्रायद्वीप और इसमें क्या क्या अंतर है। अब इसमें अंतर आप लोग भी बता सकते हैं, बहुत सामान्य सी बातें, आप पूरा उनकी तरफ पढ़ चुके हैं, क्या क्या अंतर हो सकता है। ठीक है, तो बीच बीच में आप लोग भी बताते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा आप भी बताएंगे, बस लिया जाएगा। पहला अंतर तो लिखो, देखो हिमालय की तरफ कितना है। देखो हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिम से ढके हुए पर्वत हैं, हिम से ढके हुए पर्वत हैं तथा नदियों के जल की प्राप्ति तथा नदियों में जल की प्राप्ति मानसूनी वर्षा एवं हिमनद दोनों से होती है। तो क्या हाँ क्या पूरा अपनी बोलो, मैं एक बार से बोल रहा हूँ, जहाँ छूटा वहां से कोई दिक्कत नहीं। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिम से ढके पर्वत हैं तथा नदियों में जल की प्राप्ति मानसूनी वर्षा एवं हिमनद से होती है तथा नदियों में जल की प्राप्ति मानसूनी वर्षा एवं हिमनद से होती है। इसीलिए इसे सदा नीरा, इसीलिए इन्हें सदा नीरा माना जाता है। सदा नीरा सदा नीरा तो पता नहीं जो है नहीं है। सुगंधा, बताओ क्या सदा नीरा का मतलब। अरे वो बताओ, तेज बोलो। सदा नीरा का मतलब क्या होगा? हमेशा सूखी हो, दुबली हो, पानी हो। हाँ ठीक है, वेरी गुड। इतना हलवाते आप लोग, इतना तरफ पर में बेकार कर जाते हैं। कई बार तो हम बहुत ही हल्का फुल्का पूछ लेंगे, कई बार हम कहते पूछ लें कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो इसी में आप लोग आ जाते हैं। ठीक है, कायदे से पूरा मुझे नाम बताओ, उसी में मर जाएंगे आधे लोग। इतना नाम बताने में कौन सा डर, कोई डरना कुछ नहीं पूछा जाए, गलत ही बताइए नहीं बताइए। सदा नीरा का मतलब है कि इसमें बहुत स्वाभाविक सी बात है कि हिमनद से यानी ग्लेशियर से भी जल प्राप्त हो रहा है और दूसरी तरफ दक्षिण पश्चिम का जो मानसून आता है उससे भी जल प्राप्त हो रहा है। दोनों से अगर जल प्राप्त होगा तो इसमें पानी 12 महीने उपलब्ध रहेगा, यानी सदा नीरा, यानी सदैव। ये किसका पर्यायवाची है? जल का ही तो है, नहीं इसमें हमेशा जल उपलब्धता बनी रहती है। यही वाला बात प्रायद्वीपीय नदियों में लिखो। देखो प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम स्रोत प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम स्रोत पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी
तथा मध्य पर्वत श्रेणियां हैं। मध्य पर्वत श्रेणियों में विंध्याचल, सतपुड़ा, ऐसा मध्य पर्वत की श्रेणियां हैं। मध्य पर्वतों की श्रेणियां हैं तथा मानसूनी वर्षा से भी जल प्राप्त होता है। इसीलिए अधिकांश नदियां मौसमी हैं। इसीलिए अधिकांश नदियां मौसमी हैं। मौसमी न लिखिएगा, मौसमी, मतलब किसी एक सीजन में ही पानी रहेगा, किसी मौसम में। हाँ, ये अंतर एक हो गया, यानी ये अंतर क्या है? जल की मात्रा निर्धारित करने वाला अंतर है। और इसलिए अंतर है क्योंकि उद्गम स्रोत जो है वो एक का ऐसा है जो बर्फ से ढका हुआ नहीं है, दूसरे का है बर्फ से ढका हुआ। तो जो बर्फ से ढकी हुई नदियाँ हैं जहाँ उनका उद्गम स्रोत है, तो क्या होता है अप्रैल और मई के महीने में वो पिघलती हैं बर्फ। तब एक बार फिर जो है पानी या जल की मात्रा जो है नदियों में बढ़ जाती है। दूसरा, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय भी जब वर्षा खूब होती है तो वर्षा भी इन्हीं नदियों के द्वारा प्रवाहित होती है। तो इसमें जल की मात्रा जो होती है 2 सीजन में अधिक होती है। और इसके पश्चात भी एक औसत जो जल की मात्रा है वो यहाँ की नदियों में बनी रहती है। दूसरा पॉइंट लिखो, तो हिमालयी नदियों में वर्ष में 2 बार जल स्तर ऊंचा होता है। पन्ना जो है मुआयने का आपको तो नीचे ऊपर लिख दीजिए, तो थोड़ी लंबा जगह क्या लिखें? हिमालयी नदियों में वर्ष में 2 बार जल स्तर ऊंचा होता है। वर्ष में 2 बार जल स्तर ऊंचा होता है। प्रथम अप्रैल मई के माह में जब हिमनद पिघलते हैं। पहला या प्रथम अप्रैल मई के माह में जब हिमनद पिघलते हैं। दूसरा अगस्त के महीने में जब जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा होगी। दूसरा, जब जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। प्रायद्वीपीय नदियों में लिख दीजिए, यहाँ केवल या प्रायद्वीपीय नदियों में केवल वर्ष में 1 बार जल स्तर ऊंचा होता है। वर्ष में केवल 1 बार जल स्तर ऊंचा होता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय। हालांकि तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में लौटते हुए मानसून से भी वर्षा होगी। हालांकि तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में लौटते हुए मानसून से भी वर्षा होगी। दो अंतर हो गया। तीसरा अंतर लिखो, तीसरा अंतर जो है, क्योंकि हिमालयी नदी लिखना नहीं है, हिमालयी नदियाँ जो हैं जो वही युवावस्था में और प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जो ज़्यादा पुरानी हैं, या समझ लीजिए कि वृद्धावस्था में। युवावस्था का आदमी होता है तो हलचल पैदा करता है, क्योंकि तमाम तरह की घाटियाँ, पी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, गाढ़,
कैनियन, शिप्रिका, ठीक बताएंगे भी सब क्या होता है, लेकिन ये सबका निर्माण करती हैं जो विस्तार में प्रवाहित होती है, क्योंकि जल की मात्रा में इनमें ज़्यादा होती है। युवावस्था में युवावस्था में हमेशा पूरा पाठ करते हुए चलते हैं, जब उनकी लगाते हुए चलेंगे। हर वर्ग में छोटे बच्चों को किसी को हल्का फुल्का होगा तो एक आध मजा भी दी, ठीक है। लड़के लड़कियों में दोनों बात कर रहे हैं, लड़कियाँ पूछ जाएँ कि हम लोग तो सीधे साथ हैं, ठीक है सर। उसी तरह जो है नदियों का भी युवावस्था में हिमालय मिलना, ठीक है। कहीं पर बाढ़ ला देती, कई क्षेत्रों में देखिए अभी चली रही है बाढ़ जो है उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में, यानी इसमें जल की जो मात्रा है वो बड़ी समस्या है। नदी जोड़ो परियोजना का कॉन्सेप्ट यहीं से आया था कि इधर की नदियाँ युवावस्था में इनमें पानी बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में रहता है, क्योंकि ये हिम्मत और दक्षिण पश्चिम मानसून के समय भारी वर्षा प्राप्त करती है, तो बहुमुख में जाता है। प्रायः की भारत की नदियाँ हैं वो बेचारी ऐसे स्थानों निकली कि केवल पानी निकल जाए थोड़ा बहुत पर्याप्त है, और दूसरी की मानसून की थोड़ा सा कमजोर होता है कुछ क्षेत्रों में, जैसे मराठावाड़ा का क्षेत्र है, कर्नाटक के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय कोरोमंडल तक है, तो इस कारण से इसमें जल की मात्रा कम होती है। जो दोनों को जोड़ दिया जाए तो नदी जोड़ो परियोजना का कॉन्सेप्ट यही से उत्पन्न हुआ था। तो लिख लो इसको तीसरा वाला, थोड़ा लंबा हो जाएगा, आपको लिखिएगा, जगह होगा छोड़ते रहेगा, भले 2 पेज में आए, 2.5 पेज में आए, सारे बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है। क्योंकि किताब में ढूंढ के अपने मन से नहीं पाएंगे, सही बात तो ये, ठीक है। तो इधर भी लिखिएगा, उधर नंबर डालते जाइएगा कि दोनों में तुलनात्मक अध्ययन हो जाए, ठीक है। वैसे तो अलग अलग भी लिखवा सकते थे, एक तरफ हिमालयी नदियों का पूरा लिखवा देते, उसके बाद करके प्रायद्वीपीय नदियों का लिखवा देते, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन होगा, तुलनात्मक अध्ययन नहीं होगा, ठीक है। तो तीसरा देखो हिमालयी नदियाँ युवावस्था में है, हिमालयी नदियाँ युवावस्था में है, इसीलिए इनमें अपरदन की क्षमता अधिक है, इसीलिए इनमें अपरदन की क्षमता अधिक है। अतः ये नदियाँ पर्वतीय प्रदेशों में, ये नदियाँ पर्वतीय प्रदेशों में महाखट या गाज, बी आकार की घाटी, बी आकार की घाटी, बी आकार की घाटी, शिप्रिका, शिप्रिका, मैं तीनों में बता दूंगा, पूरा वाक्य लिख लीजिए। तथा मैदानी प्रदेशों में शिप्रिका का निर्माण, तथा मैदानी प्रदेशों में जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख, नदी विसर्प, नदी विसर्प, नदी विसर्प और गोपुर झील, गोपुर झील आदि का निर्माण करती है, आदि का निर्माण करती है। देखिए थोड़ा समझा देते हैं इसमें पहले, लेकिन महाखट या गाद, ठीक है। महाखट और गाद एक ही शब्द है, कहीं कहीं आपको गाद लिखा मिलेगा, कहीं कहीं महाखट। महाखट हिंदी का है, गाद अंग्रेजी का शब्द है, इसमें कन्फ्यूज हो गई, इसलिए मैंने दोनों लिखवा दिए। इसका सीधा मतलब होता है कि नदियाँ जहाँ से निकलती हैं बहुत सकरे मार्गों से होकर प्रभावित होती है। जो मार्ग लिखा होता है पर्वतों में बिल्कुल सकरा सा होता है,
और ये इन्हीं क्षेत्रों से प्रवाहित होंगी। कई बार क्या होता है कि इतनी तेज से प्रवाहित होती है उत्तरी क्षेत्रों में कि इसको काट नहीं देती है, तो ये इसकी जो चौड़ाई होती है वो थोड़ा सा बढ़ जाती है, इस तरीके से आती है। तो अगर और ज़्यादा चौड़ाई बढ़ गई तो इसको कैनियन बोलने लगते हैं। तो जो माथर या गाज है वो यही है। बी आकार की घाटी, तो अब जैसे बी आकार की घाटी है वही है, इसको गहरा करती चली जाती है नदियाँ, क्योंकि ऊपरी प्रदेशों में कटाव ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इनमें क्षमता ज़्यादा होती है, यानी जल की मात्रा जो होती है ज़्यादा होती है और जो बहने का आयतन होता है जहाँ पे बहती है वो कम होता है। तो जहाँ पे ऐसी स्थिति रहेगी वहाँ कटाव ज़्यादा करेंगे जो नदियाँ, तो इसको गहरा करती चली जाती है। छिपरिका क्या होता है? छिपरिका जैसे मान लीजिए नदी प्रवाहित हो रही है किसी स्थान से, ठीक है, तो बीच में कोई कठोर चट्टान आ गई, जैसे पानी पहले गाँवों में आपको पाइपों से सिंचाई होती है, ठीक है, पहले बराहा की खुदाई होती है, ठीक है, मिट्टी में एक थोड़ी सी खुदाई करके वो करते थे। जहाँ भी कठोर चट्टान होगी यानी नीचे चट्टान होगी उसको पानी नहीं काटेगा, वहाँ पानी आप ऊपर से देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर उठ के तक प्रवाहित होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ऐसे नदी प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पे कठोर चट्टान है, यहाँ पे इतनी, तो ये क्या करता है, जल जो है ऐसे ऐसे प्रवाहित होकर आएगा और यहाँ पे ऊपर जब सारा देखेंगे आप तो थोड़ा उठा हुआ जल से प्रवाहित होगा, और जब यहाँ उठ के नीचे गिरेगा तो यहाँ गड्ढा बन जाएगा, ठीक है। ये ऊंचा बना रहेगा और पानी नीचे आएगा तो यहाँ थोड़ा छोटा बड़ा गड्ढा बन जाएगा जो, तो इसको हम लोग छिपरिका बोलते हैं, छिपरिका, ठीक है। तो भौगोलिक स्थलाकृति हालांकि बहुत ज़्यादा आपके वहाँ की नहीं है, लेकिन कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है कि नदियों निम्नलिखित में से नदी की कौन से स्थलाकृति पर्वतीय क्षेत्र की विशेषता नहीं है। ऐसे 3-4 आकृतियों का नाम लिख देगा, छिपरिका, जलोढ़बंध, बी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, गाद, कैनियन, ठीक है। उसमें आपको छांटना रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी, किसी नदी का ये आकृति पर्वतीय क्षेत्र की नहीं, यानी ये स्थलाकृति पर्वतीय क्षेत्र में नहीं बनाती। अब मैदानी क्षेत्र में जब नदी आ जाती है तो उसमें 2 विशेषताएं हो जाती हैं। पहली चीज कि उसका जो आयतन है वो बढ़ जाता है और जल की मात्रा भी उनकी रुक जाती है, बढ़ ही जाती है, क्योंकि पहाड़ों पे तेज बहता है तो वहाँ पे वेग कम होगा, पानी रुक के चलेगा तो ज़्यादा आयतन में बहना शुरू कर देगा। दूसरी चीज़ कटाव भी काफ़ी हो जाता है, क्योंकि यहाँ औसानी मिलता है तो कटने में आसानी रहती है। देखो कितने लोगों के घर गिर गए छोटी छोटी नदियों से, जो है आपकी बस्ती जब तक नहीं है, तो यहाँ पे अवसाद बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये नदियाँ बहुत बल खाते हुए चलेंगी। बल खाते हुए चलने का मतलब कि सांप चलता है, सांप को चलते हुए तो देखे होंगे आपको, नहीं देखे, तो सांप को चलते हुए नहीं देखे हैं तो फिर समझिए कि जिंदे होना बेकार है, ठीक है। बहुत क्या कहें, सांप ऐसे चलता है ना। अब क्या होता है, कई बार ये नदियाँ बहुत ज़्यादा जब इनमें मोड़ आ जाता है, ऐसे ऐसे बिल्कुल बहने लगती हैं, तो कोई क्षेत्र से कट जाएगा, ठीक है, ये इतना सूखा रह जाएगा और नदी डूबेगी वो इस क्षेत्र से बहने लगेगी। इसे बोलते हैं गोखुरशील, गोखुर से पशुओं का जो खुर होता है, जो पैर में थोड़ा सा ठोस भाग होता है, जैसे आपको नाखून होता है, चलने में उनको आसानी रहेगी, उसकी जो आकृति होती है उसी आकृति में छील बन जाती है। दूसरा क्या होगा, आकृति इनके ऊपर से देखेंगे तो इससे सांप की आकृति, जिसको कहा जाता है विसर्पाकार या सर्पिलाकार भी कई बार लिख दिया जाता है। और यहाँ पे अवसादों का ये निक्षेपण करना शुरू कर देते हैं। निक्षेपण का मतलब अवसादों को छोड़ देती है उसी के स्थान पे, तो आपका जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। यहाँ पे करते हुए जो समुद्र के पास पहुँचती हैं तो लास्ट में जितना अवसाद बचता है मैदानी प्रदेशों से भी लेके जाती हैं, वहाँ पे लास्ट में छोड़ देती हैं, तो टेलिका का निर्माण हो जाता है, वितरिकाओं में बढ़ जाती है। तो ये सब क्या है, नदियों की युवावस्था की विशेषता है, जो प्रायद्वीपीय नदियों की, साउथ की नदियाँ जो हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, उनमें थोड़ा सा ये सब इससे इतर विशेषताएँ हैं। और इतर इसलिए क्योंकि कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती है, इतनी जो है अवसादी टाइप की चट्टानों से होकर नहीं प्रवाहित, इसलिए उसमें कटाव बहुत कम होता है। दूसरी चीज़ लंबाई उनकी कम, और जितनी गंगा नदी तक की नदियों की लंबाई है उतनी उन नदियों की लंबाई नहीं है, तो लंबाई नहीं कम होगी तो जाहिर सी बात है कटाव भी कम होगा। इतनी भारी मात्रा में जल की उपलब्धता भी उसमें नहीं रहती है, तो जब जल की उपलब्धता नहीं रहेगी तो कैसे कटाव होगा जो। तो और लिखिए आगे इसमें क्या लिखें, पूरा वक्त हो गया, गोखुरशील बनाती हैं। अब प्रायद्वीपीय नदियाँ लिखी, प्रायद्वीपीय नदियाँ पूर्व प्रौढ़ावस्था में, पूर्व प्रौढ़
इनके अपरदन की क्षमता कम है। अतः इनके अपरदन की क्षमता कम है। अतः इनके अपरदन की क्षमता कम है। वृद्ध आदमी होता है पूर्व प्रौढ़ावस्था है, यानी प्रौढ़ावस्था में वृद्ध अवस्था के ठीक पहले की अवस्था है। ये तो आदमी होता है तो उसके अंदर 2-3 क्वालिटी रहती है। जब आदमी 45 साल का से प्लस हो जाए, पहला चीज तो अनावश्यक पूरा काम में नहीं समझ जाएगा, उसको मेच्योर हो चुका होता है, उसको पता है कि सब कुछ है नहीं, सब कोई हवाबाजी करने का मतलब है नहीं। जैसे अभी आप युवावस्था में कोई गाड़ी वाड़ी बिल्कुल सांप की तरह चला सकते हैं, चला रहे हुए देखते नहीं रोड पे कई बार लोग लहराते हुए चलाते सब से बगल से निकाल देंगे, तुरंत एक आशीर्वाद रोड के साथ निकलेंगे मुँह से आराम से रोड से जो है। तो इस प्रकार के वही व्यक्ति जो है 20-22 साल 25 साल में इस तरह गाड़ी चलाएगा, लेकिन वही व्यक्ति अगर 45-50 हो जाएगा तो इस तरह चाय के भी नहीं चला पाएगा। चलाएगा तो खुद ही कोई लोग कह क्या है लड़कपन कर रहे हो, ये क्या है तुम्हारा तरीका, अभी तो मतलब मेच्योर नहीं हुए, ये क्या है। जितना आदमी मिलेगा वो सब ज्ञान देगा, तो ज्ञान भी देगा और डांटेगा देगा कि आप इस प्रकृति हैं कि तो थोड़ा बड़ा आदमी मिल गया 2-4 साल बड़ा उम्र में, तो डांटेगा कि अरे यार लड़कपन छोड़ दो जो है, और कहीं गलती से नहीं छोड़े तो गिर गए तो फिर उस समय में हड्डियाँ भी नहीं जुड़ती जल्दी, ठीक है। तो फिर समझे कि उसी अवस्था में मृत्यु की को प्राप्त होंगी जिस अवस्था में गिरेंगे टूट जाएगा। तो इसलिए उस अवस्था में पहुँचते आदमी जो है ये सब हंसते छोड़ देता है। एक इसी प्रकार से पूर्व प्रौढ़ावस्था में प्रायद्वीप की नदियाँ हैं, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा पीसम नहीं बनाती, लहराते हुए नहीं चलती, ठोस चट्टानों से होके प्रवाहित होती है, जिसके अवसाद भी उन्हें कम होता है। ध्वनिक रूप का क्या लिखे हुआ है कि हाँ, इसीलिए अपरदन की क्षमता कम होती है और लगभग आधार तल को प्राप्त कर चुकी होती है, और लगभग आधार तल को प्राप्त कर चुकी होती है। लेकिन आप पढ़ने नहीं कहीं घूमने आते हैं, जैसे लगता है हमारे कॉलेज में, इसमें किसी कोने पे ही मिलेंगे, अपने कॉलेज में कोने हैं, ठीक है, वहीं आपको दिखेंगे जो लड़की भी लड़कियाँ भी, इनको क्या कहा जाए जो यहाँ तो वैसे भी होता जाता है कि सीढ़ी पे कोई खड़ा मत हुआ करे, जो मैं तो तुरंत डांट देता हूँ जो पता नहीं कि सीढ़ी पे कौन सा सोना गड़ा हुआ है, वही रुकता है आदमी जो यहाँ रुकता है तो बोलता है तो सीधे आवाज़ क्लास में आती है। चलिए फिलहाल छोड़िए की बातों को, लोग प्रायद्वीप की नदियों के पढ़े, लेकिन अनेक बतियाने में हम भी बहुत माहिर आदमी है, पता लगे चली जाएगी क्लास 20 मिनट आगे, ठीक है, आप लोग भी भाव विभोर होकर सुनेंगे केवल, ऐसा नहीं खराब लगेगा, खराब तो लगेगा ही, खराब लगेगा तो आप लोग लग जाएगा जैसे यहाँ नहीं अच्छा नहीं लग रहा पढ़ाया जाए, ठीक है। तो आ जाओ, समय खराब ना हो, इसलिए जल्दी से हम लोग तुरंत वापस आएँ, अपने ट्रैक हमारा थोड़ा चेंज भी हो तो वापस आएँ। और ये आगे क्या नाम है तुम्हारा, सोलोनी सोनल, हाँ सोनल और सोनम, ये 2 बहनें, एक तुम्हारी बहन कहाँ छूट गई, हाँ ये दोनों होता है समझो एक मेरी कॉलेज, ठीक है। ये कल यहाँ पे पेपर नहीं गए थे दोनों ने, लोग मीटिंग में बैठे थे वहाँ घुस गए पेपर देने तुम्हें तो थी, हाँ तुम्हारा भी काफी सब कोई ठीक ही नहीं। चलो फिलहाल आगे बढ़े, क्या लिखे हो आधार तक प्राप्त कर चुकी थी, यानी ठोस चट्टानें जो है तक ये पहुंच गई हैं। जैसे अभी आप इसी क्षेत्र में गंगा के मैदानी प्रदेशों में, ठीक है, अगर ऊपर से कटाव होता रहेगा तो नीचे जैसे जैसे आएगी तो हमको ठोस चट्टानें मिलने लगेंगी, जब ठोस चट्टानें मिलने लगेंगी तो उसका कटाव कम होगा, आधार तल को ये सब प्राप्त कर चुकी है। आगे इसके बावजूद जलप्रपात एवं प्रिका, इसके अलावा इसके बावजूद जलप्रपात एवं क्षिप्रिका जलप्रपात एवं
सिप्रिका। सिप्रिका एक छोटे स्तर पे है, मैंने आपको बताया। जब प्रपात थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचाई है, तो मान लीजिए बह रहा है, एक थोड़ा ढाल आ गया, तो यहाँ से पानी यहाँ से गिर रहा है, तो थोड़ा मनोरम दृश्य भी हो जाता है वाटरफॉल देखने का अपना, यहाँ पानी गिर रहा है, ठीक है। तो आदमी वहाँ से एक तरह से टूरिज्म का केंद्र हो जाता है। ऐसे क्षेत्रों में गर्मी वाले प्रदेश से आदमी ऐसे प्रदेशों में जाना पसंद करता है जहाँ पे इस तरीके के वाटरफॉल वगैरह मौजूद, ठीक है। तो जलप्रपात और सिप्रिका ये प्राकृतिक की नदियाँ ही बनाती हैं। क्या का निर्माण किया जाता है क्योंकि इनका प्रवाह अधिक ढाल वाली कठोर चट्टानों से होता है, क्योंकि इनका प्रवाह अधिक ढाल वाली कठोर चट्टानों से होता है। कठोर चट्टानों से होता है, इसीलिए इनमें मार्ग परिवर्तन की घटना नहीं होती है। इसीलिए इनमें मार्ग परिवर्तन की घटना नहीं होती है तथा नदी विसर्ग एवं गोकुल झील आदि नहीं बनते हैं। नदी विसर्ग एवं गोकुल झील नहीं बनते हैं। तीसरा देखो आकृति के संदर्भ में है, हिमालयी नदियों के तरफ देखो। तीसरा नहीं चौथा होगा ना, हाँ चौथा देखो। हिमालयी नदियां अपने पर्वतीय भाग में पर्वतीय भाग में क्या पूरा वाक्य क्या लिखो? पर्वतीय भाग में वृक्षाकार नहीं, कहाँ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, पूरा डिस्टर्ब कर देते। हिमालयी नदियां अपने पर्वतीय भाग में पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जबकि मैदानी प्रदेशों में वृक्षाकार प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। वृक्षाकार प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। वृक्षाकार प्रतिरूप का निर्माण, जबकि मुहाने के पास पहुंचते पहुंचते गुम्फित प्रतिरूप के रूप में हो जाती हैं। गुम्फित प्रतिरूप के रूप में हो जाती हैं। इसका सीधा सा मतलब होगा कि पर्वतीय प्रदेश में हो गया हुआ पूरा। जब पर्वतीय प्रदेश में नदियां रहती हैं तो इसमें कई छोटी बड़ी धाराएं मिलके जो है नदी के रूप में मिल जाती हैं। कि एक जो प्रमुख नदी होगी उसके अगल बगल से छोटी छोटी नदियां आगे जो है, नदियां क्या धाराएं जो आती हैं पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई से पानी गिरता है, ठीक है। और एक तरह का प्रतिरूप जो बनाती है वो पूर्वगामी या पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप के उदाहरण के रूप में होती है। जबकि यही नदियां जब मैदानी प्रदेशों में आ जाती हैं तो मैदानी प्रदेशों में जैसे वृक्ष में तमाम शाखाएं हो जाती हैं। ठीक है, जैसे वृक्षाकार मतलब हो गया कि जैसे
मान लो कोई नदी है, इसमें इधर से भी नदी आके मिल रही, इधर से भी मिल रही, इधर से मिल रही, इस प्रकार से वृक्षा ये वृक्ष के आकार की आकृति बना देती है। लाइन नहीं क्या पता ही नहीं चला, गर्मी तो लगी नहीं होगी, पूछने वाली बात है क्यों नहीं जी नहीं चल रहा है क्या? चलिए थोड़ा गर्मी भी पड़ी है आप लोग, जैसा हवा घूमते हैं क्या लिखे गुम्फित, हाँ मैदानी प्रदेशों में वृक्ष के आकार में बन जाती है। और जब ये मुहाने के पास होती है, यानी जहाँ समाप्त होने वाली सागर में गिरने वाली होती हैं, तब इनका जो आगे चलोगे तब इनका जो प्रतिरूप हो जाता है, ठीक है, गुम्फित हो जाता है। ठीक है, यानी ये अगर मुख्य नदी होगी तो इसी में तमाम नदी छोटी छोटी निकल के जो है और जाके सागर में गिर जाएंगे, यानी तमाम वितरिकाएँ बन जाएंगी। वितरिका का मतलब यहाँ मुहाने के पास में तमाम शाखाएं बन जाएं जो पुनः उस नदी में नहीं गिरती हैं। वितरिका और सहायक नदी में ये अंतर है, वाई भी होगी सर अंतर, हाँ ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, तो आगे लिखो प्रायद्वीपीय नदियों की तरफ। देखो प्रायद्वीपीय नदियों में पश्चिमगामी प्रतिरूप का उदाहरण है। प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिमगामी प्रतिरूप का उदाहरण है। पश्चिमगामी प्रतिरूप का उदाहरण है। हालांकि इसके अतिरिक्त वृक्षाकार प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप, वृक्षाकार प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप आदि के भी उदाहरण देखने को मिलते हैं। यानी जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहाँ की नदियों में एक तरह से मिक्स्ड जो है प्रतिरूप पाया जाता है। ठीक है, यानी वृक्षाकार भी आपको दिख जाएगा, रेखीय प्रतिरूप भी दिख जाएगा, भूमध्याकार प्रतिरूप भी दिखेगा। जैसे अमरकंटक श्रेणी है प्रायद्वीपीय भारत में। ठीक है, अब अमरकंटक श्रेणी में क्या होता है कि वहाँ नदियाँ जो हैं हर तरफ निकलती हैं। तो थोड़ा सा मिटा दें, अमरकंटक श्रेणी में लगभग मध्य भाग में है भारत के जो अमरकंटक श्रेणी, यानी लगभग इन्हीं तरह क्षेत्रों में आपकी विंध्याचल और सतपुड़ा से संबंधित तमाम श्रृंखलाएं मौजूद हैं। अब यहाँ की नदियाँ क्या के मालूम ये अमरकंटक श्रेणी है, यहीं से नर्मदा भी निकल रही है, इसी के चलते ताप्ती भी थोड़ी दूर से बेतुल जिले निकल रही है, यहीं से महानदी भी इधर की तरफ जा रही है, सोन भी जा रही है। यानी एक ऐसा उच्च भाग है या गुंबद है जिसके चारों तरफ नदियाँ निकल रही हैं। और कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण करते। रेखीय प्रतिरूप का यानी जिसे रेखा हम खींच देते हैं एक लाइन में, यानी यहाँ से निकली है यहाँ पे जाके विलीन हो गई। ठीक है, यानी बिल्कुल रेखा की भांति व्यवहार कर रही, बहुत ज़्यादा उनमें विसर्प या मोर नहीं। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत में कई प्रकार का प्रतिरूप पाया जाता है, लेकिन हिमालयी नदी तंत्र में उत्तर भारत की नदियों में ज़्यादा प्रकार के प्रतिरूप इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि वहाँ की चट्टानी संरचना अलग अलग है। मैदानी प्रदेशों में कुछ प्रतिरूप अलग होगा, पर्वतीय प्रदेशों में कुछ अलग होगा, और मुहाने के पास में कुछ अलग होगा। मुहाने के पास में डेल्टा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये अंतर हो गया। तीसरा लिखो, तीसरा नहीं ये तो चौथा क्या होगा, पांचवा होगा, सातवां कौन बोला है जी? इतना भी ज़्यादा नहीं हुआ नहीं, चलो लिखो जो भी है, जो भी हुआ है, पांचवा छठवां नौवां छठवां जो भी है। देखिए हिमालयी नदियाँ लंबाई में अधिक है क्योंकि इनका जल ग्रहण क्षेत्र एवं मुहाना काफी दूर है। हिमालयी नदियों की लंबाई अधिक है क्योंकि इनका जल ग्रहण क्षेत्र कैचमेंट एरिया, क्योंकि इनका जल ग्रहण क्षेत्र एवं मुहाना काफी दूर दूर है, काफी दूर दूर।
प्रायद्वीपीय नदियों की तरफ देखो। प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम है, अपेक्षाकृत कम है। प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई अपेक्षाकृत कम है क्योंकि इनका उद्गम एवं मुहाना या जल गठन क्षेत्र एवं मुहाना नजदीक है तथा उद्गम और मुहाना नजदीक है। हिमालय की अगला लिखो, छोटा छोटा कई बिंदु बचा है। अगला ये महत्वपूर्ण तथ्य भी है, कथन में जैसे आप यूपीएससी के ऊपर सुन रहे थे उसमें कथन में पूछता है, ठीक है। कथन में ऐसा होता है कि बहुत हवाई टाइप का कथन होता है, ठीक है। आप समझ नहीं पाएंगे कहाँ से पूछा है। अगला लिखो, हिमालय की कोई नदी प्रायद्वीपीय नदियों की सहायक नदी नहीं है। हिमालय की कोई भी नदी प्रायद्वीपीय नदी की सहायक नदी नहीं है। प्रायद्वीप की तरफ देख लो, प्रायद्वीप में बताओ भैया कौन कौन सी नदियां सहायक हैं? चंबल हो गई, चंबल हो गया, काली सिंध हो गई और रेखा नदी सहायक नहीं, गंगा नदी तक की सहायक नहीं। हाँ सोन है, सोन तो सबसे महत्वपूर्ण नदी जो उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। लिख लो ये जो आपको बोले ये लिख लो। प्रायद्वीपीय नदियों, प्रायद्वीप की कई नदियां जैसे चंबल, बेतवा, केन, किसकी सहायक? चंबल, बेतवा, केन, यमुना की सहायक, ब्रैकेट में लिख लो यमुना की सहायक। सोन गंगा के सहायक के रूप में है, सोन गंगा के सहायक के रूप में है। अगला देखो, हिमालयी नदियों में अवसाद की मात्रा काफी ज्यादा होती है। हिमालयी नदियों में अवसाद की मात्रा काफी ज्यादा होती है क्योंकि ये अपेक्षाकृत कम कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित है। क्योंकि ये अपेक्षाकृत कम कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित है। प्रायद्वीपीय नदियों की तरफ लिख लो। प्रायद्वीपीय नदियों में अवसाद की मात्रा काफी कम है। प्रायद्वीपीय नदियों में अवसाद की मात्रा काफी कम होती है क्योंकि ये कठोर चट्टानों से प्रवाहित होती हैं। क्योंकि ये कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं। लास्ट लिखो इसमें, देखो हिमालयी नदियां विश्व के बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। विश्व के बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। विश्व के बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, जैसे सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा के ब्रैकेट में लिख दीजिए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र।
कलयुग की वही नदियां जो अरब सागर की ओर प्रवाहित होती हैं, जो अरब सागर की ओर प्रवाहित होती हैं, वह एस्चुरी या ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। वह एस्चुरी या ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं, जैसे नर्मदा एवं ताप्ती। ऐश्वर्य ब्रेकअप ले लीजिए, ज्वारनद मुख इसको आया था हिंदी में, और यूपीएससी लिखेगा तो हिंदी वाले पेपर में हिंदी वाला जो पढ़ेंगे तो उसको ज्वारनद मुख ही लिखेगा, और अंग्रेजी पढ़ेंगे तो उसमें ऐश्वर्य लिखा रहेगा। ठीक है, तो आप जान नहीं पाएंगे कि इसका मतलब क्या है। तो इसलिए एक बार जब आप पेपर सॉल्व करें, कोई शब्द अगर हिंदी का बहुत कठिन लगे तो आप अंग्रेजी का वर्जन पढ़ेंगे तो आप तुरंत समझ में आएंगे, क्योंकि उस शब्दों की परंपरा पर निर्भर करता है। अगर कोई शब्द बहुत आम बोलचाल की भाषा में भले वो अंग्रेजी का ही शब्द हो, बराबर प्रयोग किया जाता है, तो आप उसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे। और कोई शब्द ऐसा है कि जो कोई प्रयोग में सुने ही नहीं, आपको उसका प्रयोग कर दिया, जैसे इंटरनेट, वो सामान्य शब्द है, इंटरनेट का नाम लेने से सबको समझ आएगा कि क्या है। तो इसी के जगह पे संजाल शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यार आज मोबाइल का संजाल काम नहीं कर रहा है, तो घर वाले तुरंत ईटा पत्थर फेंक के मार देंगे, ऐसा समाचार तुम्हारी देंगे कि कौन सा तुम अंग्रेज बनी घूम रहे हो। ठीक है, तो इसी तरीके से जो शब्द भले हो किसी भी भाषा को, जो ज़्यादा प्रचलित होता है, ठीक है, वो सामान्य होता है, तो जो कम प्रचलित होता है बहुत कम सामान्य। और यूपीएससी की आदत है कि वो जो ऐसे शब्द हैं, जैसे इंटरनेट यदि नहीं लिखेगा तो संजाल नहीं लिखेगा, नेटवर्किंग के कहीं लिखना होगा या ऐसा शब्दों का प्रयोग करना होगा। जैसे कंप्यूटर उसको लिखना है तो कंप्यूटर नहीं लिखेगा, कंप्यूटर तो अंग्रेजी शब्द होते हैं, लिखेगा संगणक। ठीक है, जिनको अंग्रेजी बड़ी लगती है, अंग्रेजी में देखते नहीं तो वो कहेंगे भगवान जी संगणक क्या है। तो जानते ही आप लोग होशियार हैं, हम अपने जैसे लोगों की बात कर रहे हैं। जैसे हमारे जैसे लोग देखेंगे संकल्प भगवान क्या है, माथा पकड़ लेंगे। अब आप लोग होशियार हैं, वो जान नहीं जाएंगे, दिन भर मोबाइल में घुसे रहते हैं तो नहीं जान जाएंगे। चलिए, टाइम हो गया होगा ना। अब ये टॉपिक आपका समाप्त है, लेकिन इसमें एक चीज़ बचा हुआ है, 2-3 चीज जो लिखवाना है, पहले लिखवा देंगे, कोई नहीं क्योंकि प्रतिशत पूछा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, क्यों? देखिए, तो 2-4 बिंदुओं में आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो ये समझिए, चाहे प्रश्न के रूप में, उत्तर के रूप में लिख लीजिएगा और चाहे वैसे भी। क्या कारण है, कोई बता पाएगा? बताने सर पहली बात तो सर वो नदियाँ काफ़ी छोटी हैं, जो क्योंकि वहाँ से पश्चिमी घाट से निकलती है तो सीधे निकल के वहाँ पहुँच जाती हैं। और पहले तो हो गया, मैं बता भी चुका हूँ, तो 4-5 दिन को बता ही चुका, वही आपको बताना। तो एक तो हो गया उनकी लंबाई कम है, जलग्रहण क्षेत्र और मुहाना काफ़ी नजदीक है, तो आपको रोएंगे तो इस तरीके से बन जाएगा। दूसरा क्या कारण हो सकता है? दूसरा कारण हो सकता है क्योंकि वो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, इसलिए अगर उनमें थोड़ा सा अवसाद बचता भी है तो वो अपने भ्रंश के कगार को भरने का कार्य करती है। ठीक है, तो इसलिए अवसाद की मात्रा उनमें कम होती है। तो हो गया, और देखिए वो कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती है, और कठोर चट्टानों से प्रवाहित होती है तो उनमें अवसाद की मात्रा भी कम होगी, और डेल्टा के निर्माण के लिए अवसाद प्राथमिक तत्व है। तीसरा हो गया 3, चौथा कारण है कि लिख दो कोरोना छोड़ दो, ये तुम कोरोना बहुत ज़्यादा गंभीरता से ले ली हो। ठीक है, चौथा कारण ये लिख दो कि ये नदियाँ भ्रंश कगार से होकर प्रवाहित होती हैं, और इनका जो वेग होता है वो ज़्यादा होता है, यानी इसमें जल के बहने की जो दर है वो तीव्र होती है। इसीलिए ये अपने मुहाने के पास में जो थोड़े बहुत अवसाद होते हैं उनका निक्षेपण न करके और आगे के क्षेत्रों में करती है। ज्वारनद को क्या ईश्वरी समझ रहे हैं ना, ईश्वरी भी उसी चीज़ का है, लेकिन क्या है, गहरे जलीय भाग में अपने अवसादों का निक्षेपण करती है। जैसे मान
लीजिए डेल्टा यहाँ पे बनता है, डेल्टा मान लीजिए सुंदरबन का डेल्टा यहाँ पे बनता है। तो जो नदियाँ यहाँ पे अपना उसाद लाती हैं तो यही से वो उसाद निक्षेपण करना शुरू किया। यही से क्या मैदानी प्रदेशों से थोड़ा थोड़ा शुरू कर देते हैं। जो सबसे महीन उसाद होते हैं, जो ज़्यादा दूर तक पानी में घुल के यात्रा कर लेते हैं, ठीक है, उनका उसाद स्थलीय भागों में निक्षेपण करना शुरू कर देंगे और जलीय भाग में भी कर देंगे इस तरह का। अब इतने बड़े क्षेत्र में क्या हो जाएगा, एक तरह के डेल्टा का निर्माण हो जाएगा, एक तरह की विशेष स्थलाकृति का निर्माण हो जाएगा। और जब पानी तेज बहेगा, अपेक्षाकृत अवसाद भी उसमें कम होगा और उसका जो आयतन होगा वो भी कम होगा। तेज पानी जब बढ़ेगा तो क्या करती है नदियाँ सीधे आएंगी और यहाँ पे अवसाद स्थलीय भागों को छोड़ ही दीजिए, जलीय भागों में भी कुछ दूरी पे जाके यहाँ पे अवसादों का निक्षेपण करेंगे। सर वो ज्वार जो होता है उसे बहा ले जाता है। हाँ, ज्वार भी बहा जाता है और नदियों का वेग भी इतना ज़्यादा होता है कि पानी जाके जो समुद्र में और थोड़ा आगे जाके जो है वो वहाँ पे जमती है। बिजली का ज्वार नद मुख शब्द से हम लोग समझिए, ज्वार नद मुख यानी ज्वार का मुख, ठीक है, ज्वार भटा आएगा तो दोनों तरफ से यहाँ पे पानी आएगा। तो ठीक है, तो इस प्रकार की विशेष स्थलाकृति या एस्चुरी हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, एस्चुरी का निर्माण इतना नदियाँ करती हैं। तो एक कारण नदियों में या नदियों के जल की बहने की दर को भी इसमें कारण के रूप में आप लोग लिख सकते हैं। तो 1 4 5 कारण आपको लिख देना है, बस और क्या करना है, लिख लोगे तो देखो इसको हेडिंग बनाओ। हेडिंग बनाओ कल देखते हैं कौन कौन लिख के लाता है। देखो अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। क्यों? बस इसमें 4 5 बिंदु आपको केवल लिख के लाने हैं, बाकी कुछ नहीं करना। और ये कौन रूप है, तनु कौन है, तनु आप भी नाम ले लीजिएगा। और आकांक्षा पांडे कहाँ है, नहीं है, चलो इनकी काफी कर दी जाएगी। अलका कौन है, अलका। और महिमा चौधरी कौन है, महिमा चौधरी कौन, ये लोग ले लो। बाकी आदित्य की काफी तीनों रख लो, मिलेगा उसको दे देना, तो सारी लास्ट में आएगा जो भी उसको दे देना। चलिए रखिए इतना ही। अब वहाँ के बाद क्या है सिलेबस में आपके, वनस्पति शायद होगा ना, वेजिटेशन क्या है, सिलेबस नहीं देते हैं आपको। चलिए कोई बात नहीं, जो भी होगा तब शुरू किया जाएगा, जो भी इसके बाद में टॉपिक होगा उसको शुरू किया जाएगा। इसको जो दिए हैं कल हम देखने के जाने की सबका इंटरेस्ट समझ लिए, लिख के लाना है सबको अपनी भाषा में, ठीक है। हाँ, कोई बचना नहीं चाहिए जो ना लिख के लाए, नहीं लिख के लाए तो यही लिखवाएंगे जिससे समझ लीजिए वाइट के बोर्ड से। सोनम, सोनम क्या नाम है हमारा, हाँ सोनल, ठीक है। हमारे लिए विशेष होगा नहीं लिख के लाई, देर से क्लास में आई, उनको कल बताते। चलो ठीक।